हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? लॉकडाउन का आनंद ले रहे हो? हाँ लो, लिखा के आए हो? चलो, दोनों क्लासों जो अपन ने पढ़ लिया था, महाजनपद काल पढ़ लिया था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब अगला जो टॉपिक है अपना, महाजनपद काल के बाद वो गणराज्य धीरे धीरे आपसी फूट के कारण धीरे धीरे खत्म हो गए और उसके बाद एक यहां पर एक राज्य था, उसका नाम था मगध। इतिहास में महाजनपद काल के बाद एक टॉपिक है मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष के अंदर 3 वंश हुए, हर्यक, शिशुनाग और आपका नंद वंश। हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश, ये तीनों वंश होने के बाद नंद वंश का अंतिम राजा था, उस राजा का नाम था घनानंद। तीन सौ 322 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं। 322 ईसा पूर्व में यहां एक विश्वविद्यालय था, उसका नाम था, आपके विश्वविद्यालय का जो नाम है वही नाम था तक्षशिला। और तक्षशिला में एक गुरुजी, मेरे जैसे एक मास्टर साहब, उनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या भारत का मैकियावली। गुरुजी को पता चला कि एक यूनानी आक्रांता है, उसका नाम है सिकंदर महान। सिकंदर महान भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो इन्होंने एक मीटिंग बुलाई टीचरों की कि अपन को क्या करना चाहिए। टीचरों ने विचार दिए कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो चाणक्य जी ने एक विचार रखा कि इन सभी राजाओं को एक करना चाहिए। ये विचार सुन के सभी टीचर अपनी अपनी क्लासों में चले गए कि ये असंभव है। झोला उठा के चाणक्य जी ये बात सुनने के बाद मगध चले गए, और मगध का सर्वाधिक उस समय शक्तिशाली राजा था वो घनानंद था भारत का, क्योंकि मगध उस समय लोह के कारण वहां पे सर्वाधिक लोहा था, इस वजह से वहां पे सर्वाधिक वो शक्तिशाली साम्राज्य था। वो सारे सड़क मार्ग भी यहीं से गुजरते थे, इस वजह से मगध साम्राज्य उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। तो मगध साम्राज्य के राजा घनानंद के पास जैसे ही चाणक्य जाते हैं तो वहां दरबार में इनको घुसने नहीं दिया जाता है 1-2 दिन तक। तीसरे दिन जबरदस्ती घुसने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि राजा जी अपने विलासी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और वहां पर संगीत चल रहा था, मेरा चैन में न सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। वाह क्या दृश्य था। संगीत सुरसुरा में घनानंद जी वैसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात को रखा, एक नक्शा तैयार करके ले गए थे। उस नक्शे को दिखाया घनानंद जी को कि ये सिकंदर महान है, वो भारत पर आक्रमण करेगा, इसलिए आप सभी राजाओं को एक होना चाहिए। और इस प्रकार नक्शा दिखाया तो घनानंद का क्या है, करने दो, आक्रमण करेगा जब देखेंगे, अभी तो नहीं कर रहा ना, जब देखेंगे। और नक्शा फाड़ दिया और अपने हाथ से चाणक्य जी को धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद चाणक्य जी की सिक्का खुल गई। और सिक्का खुलने के बाद ब्राह्मण की जब सिक्का खुलती है तो आप जानते हो चोटी खुल गई। और उसी समय चाणक्य ने प्रण ले लिया, जब तक घनानंद जी आपको जड़ मूल से नष्ट नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। घनानंद जी यहाँ प्रण लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, जो मगध की राजधानी, उस राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में एक दृश्य देखते हैं, एक बालक था, उस बालक का नाम चंद्रगुप्त रहता है, बाद में भविष्य में बनेगा ही। लेकिन इस बालक को देखता है, बालक एक दास के पास था, और उस जो दास था, 10 दास थे, एक व्यक्ति के पास 10 दास थे, और 10 दासों का नेतृत्व चंद्रगुप्त कर रहा था। चंद्रगुप्त को ये 10 दासों को खाना नहीं दे रहा था। चंद्रगुप्त बोल रहा था आप बोलो इनको खाना दो, लेकिन उस व्यक्ति ने चंद्रगुप्त के लिए शर्त रखी कि मैं एक शर्त बताता हूं, शर्त को यदि आप जीत लेंगे तो मैं आपको इन दासों को खाना दे दूंगा। तो उसने शर्त रखी कि इस बाज के मैं तीर लगाता हूं, और इस बाज के तीर लगाऊंगा, और तीर लगाने के बाद ये नीचे गिरेगा, उसके पहले उस सही समय में आप अपना कुत्ता छोड़ूंगा। यदि कुत्ते से पहले आपने उस बाज को पकड़ लिया तो आप ये शर्त जीत जाएंगे। ये शर्त रखने के बाद वैसे ही चंद्रगुप्त बकता है और तेज दौड़ के उस बाज को
पकड़ लेता है कुत्ते से पहले शर्त जीत जाता है। ये दृश्य आपके ज्ञानानंद जी, आपके चाणक्य जी देख रहे थे और चाणक्य जी ने बोला इस पुत्र को, इस बालक को मुझे दे दो। और ये 1000 मोदी जी ने बंद कर दी, हाँ 1000 कासा अर्पण में, 1000 का नोट मोदी जी ने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, 1000 कासा अर्पण में इस व्यक्ति से खरीद लेते हैं। और खरीदने के बाद उस समय इनकी आयु थी 16 वर्ष चंद्रगुप्त जी की, और 8 वर्ष तक 24 वर्ष तक ये इनको शिक्षा, अंग्रेजी, मैथ्स, गणित, साइंस, विज्ञान, राजा, राजनीति, हर तरीके की शिक्षा देते हैं और तैयार करते हैं। और इसी शिक्षा के बीच में ये सिकंदर का शिविर देखने जाते हैं, और सिकंदर के शिविर देखने के समय एक गुण, जब इनकी लड़ाई होती है तो वहाँ से भाग जाते हैं, लोमड़ी का गुण इनके अंदर आ जाता है। उस समय लड़ाई के साथ भगना, लड़ाई के बाद भगना, तो ये लोमड़ी जैसे फुर्ती के साथ भगना, तो ये लोमड़ी के जैसे इनके गुण आ जाते हैं। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेलुकस, ये शेलुकस निकेटर इसका इस सेनापति था, जो बाद में इसको सीरिया का राज्य मिला था। और सीरिया के राज्य में भी ये शिविर देखने जाते थे। उसी समय वहाँ पर एक इसकी पुत्री थी, इसका नाम हेलेना था, कार्नेलिया था। ये चंद्रगुप्त 10-10 व्यक्तियों से लड़ रहा था, तो इसकी बॉडी वॉडी देख के, 10 व्यक्तियों के साथ लड़ने के कारण इसकी बॉडी वॉडी देख के हेलेना चंद्रगुप्त फिदा हो जाती है। इनकी नजरें वहाँ से मिली है, लेकिन बेबी को बेस पसंद था, बेबी चली गई थी बेबीलोन। कहाँ चली गई थी? बेबीलोन। बेबी को बेस पसंद था, बेबी बेबीलोन चली गई थी। चंद्रगुप्त जी भी वापस तक्षशिला आ जाए, 24 वर्ष की आयु में तक्षशिला में अपनी सेना तैयार करते हैं। सेना तैयार करके बस प्रारंभ में पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब जीत लेते हैं। और एक राजा था, उसका नाम था पर्वतांक, ये हिमांक का राजा था। इसकी सहायता से मगध पर आक्रमण करते हैं, और मगध पर आक्रमण करके ज्ञानानंद के सेनापति को मार देते हैं और ज्ञानानंद को जिंदा छोड़ देते हैं। और उसका राज्य पूरा मगध साम्राज्य पर आधिपत्य कर लेते हैं, और चाणक्य जी का प्रण यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब आगे की बात करेंगे, यहाँ तक तो अपन पहुँच गए। अब आगे की बात करेंगे। मगध जीता, पंजाब, सर्वप्रथम पंजाब जीता, पंजाब के बाद मगध जीत लिया। मगध किसकी सहायता से जीता? पर्वतांक की सहायता से जीत लिया। अब चाणक्य जी का सपना पूरा हो गया, लेकिन भाई साहब सपना तो पूरा हुआ है, लेकिन अभी मजा थोड़ी है। अभी पूरे भारत को एक छत्र राज्य करना, एक छत्र करना है। तो साहब 305 BC ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व में राजा बताया था मैंने सीरिया का, और सीरिया के राजा का नाम उस समय था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में सीरिया के राजा सेल्यूकस निकेटर की हार होती है, बुरी तरह हार होती है। हार होने के कारण सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त को 4 राज्य देता है। वो 4 राज्य काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, इन 4 राज्यों को किसको दे देता है? चंद्रगुप्त को। संधि होती है, संधि के बाद 4 राज्य देता है। और दूसरी बात, अपनी पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त के साथ कर देता है। ये भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था, जो भारत का प्रथम था। और उसी समय चाणक्य जी कहते हैं कि इस विवाह के साथ भी एक शर्त, इससे पैदा होने वाला पुत्र राजा नहीं बनेगा, ये शर्त रख देते हैं। आज भी हमारे यहाँ पर भारत में एक विदेशी महिला है, उसका पुत्र राजा बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आप लोग और मेरे ऊपर, मुझे विश्वास है आप लोगों पर, आप राजा नहीं बनने देंगे, शायद वो बनेगा भी नहीं। अब हेलेना कार्नेलिया का विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद शर्त भी हो जाती है। अब एक व्यक्ति था, एक राजदूत को भी भारत भेजता है, और उस राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को भारत भेज देता है, और ये पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका में वर्णन करता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और यहाँ पर लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे। ये ऐसा वर्णन मिलता है। लेकिन चाणक्य जी उस समय कहते हैं कि दास प्रथा थी,
लेकिन मेगास्थनीज के अनुसार इतनी भयानक नहीं थी, इसका मतलब नहीं थी, सीधी सी बात, क्योंकि उस समय सीरिया में बहुत भयानक दास प्रथा हुआ करती थी। अब आगे बात करते हैं। 4 प्रांत ले लिए, पंजाब जीत लिया, मगध जीत लिया। अब एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, उस जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार हमें पता लगता है कि सौराष्ट्र का जो प्रांतपति था उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या नाम था? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने इसके समय सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इस आधार पर हमें पता लगता है कि सौराष्ट्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में रहा था। इसके बाद हमें दक्षिण में तमिल ग्रंथ है 2, अहनानूरू व मुरुनानूरू। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, शादी हुई, राजदूत भेजा। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको गिफ्ट किए? सीरिया के राजा सेल्यूकस को गिफ्ट किए। सेल्यूकस ने कहा भाई ये क्या बला, ये क्या? अरे भाई यही तो मेरी जीत की निशानी है, इसी से तो मैं जीता हूँ, ये बहुत क्वालिटी की चीज़ें, बहुत काम आएगी। तो ये हाथी उस समय दिए थे। अब आगे बात कर, प्रथम राजदूत भारत आया, वो भी मेगास्थनीज था। अब भारत की फेमस इंडिका पुस्तक आपने पढ़ी होगी। आगे दक्षिण जो ग्रंथ है अहनानूरू व मुरुनानूरू, इन तमिल ग्रंथों के अनुसार हमें पता लगता है कि दक्षिण विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। वह बांग्लादेश में एक जिला है, उसका नाम है बोगरा। बोगरा में एक अभिलेख मिला है, महास्थान अभिलेख। ये महास्थान अभिलेख प्रारंभिक मौर्य लिपि का होने के कारण इससे स्पष्ट होता है कि ये भी उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में रहा था। तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य का काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, मगध, सौराष्ट्र, अहनानूर, तमिल, दक्षिण मगध और ये बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा एक छत्र राज्य उस समय महान चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में रहा, क्योंकि इससे पहले छोटे छोटे राज्य में भारत बटा हुआ था। अब चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय पर जब अकाल पड़ा, कितने वर्ष का पड़ा? 12 वर्ष का अकाल पड़ा। उस समय अपने पुत्र, जो दुर्धरा का पुत्र था बिंदुसार, उसको सिंहासन संभला के, और ये श्रवण बेलगोला ये आपके मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ पर ये भद्रबाहु, जैन मुनि थे भद्रबाहु, उनके कहने के अनुसार, जैन मुनि भद्रबाहु के कहने के अनुसार इन्होंने संतारा या संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग लिया। ये थे आपके महान चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना, संतारा मतलब अन्न जल त्यागना, जब तक मरे नहीं तब तक अन्न जल त्यागना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत महान शासक थे। मैंने आपको प्रयास किया है कुछ शब्दों में इनके बारे में, इनके कुल के बारे में। जैन व बौद्ध ये इनको क्षत्रिय मानते थे, ब्राह्मण ग्रंथ इनको शूद्र मानते थे। वो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त ने लिखा था। इस ग्रंथ में के अनुसार वर्षल या कुलहीन इनको बताया है। और बहुत सारी कहानियां हैं, मूरा का पुत्र था, मौर्य हुए बाद में, और बहुत सारी कहानियां मिलती है। सीधी सी बात यह है, यहाँ पर आपने मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। मैंने आपकी किताब के अनुसार, वैसे मौर्य के चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन मैंने अपनी किताब के अनुसार थोड़ा सा समेटने का प्रयास किया है। लेकिन एक शिक्षक था जिसका नाम क्या था? चाणक्य। उसने पूरे देश का ही नहीं पूरे विश्व का नक्शा पलट दिया था। और ये भी एक शिक्षक ही, ये भी देश का विश्व का नहीं था। हो सकता है कुछ
प्रयास, कुछ बदलने का प्रयास ज़रूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए।